चलो बच्चों करें शुरू रिवीजन। और अभी हमें रिवीजन करना है किसका? फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर नाम तो सुना ही होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों जब हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था तो डिमांड चैप्टर में हमने डिमांड की डायरेक्शन देखी थी कि प्राइस के चेंज होने से, कम या ज्यादा होने से डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी, वो सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि कितना चेंज होगा डिमांड के अंदर, वो हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। वहां पे हमें डायरेक्शन तो पता चल गई थी, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता चला था। क्या नहीं पता चला था? वो मैग्नीट्यूड कि कितना चेंज हुआ है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इसको निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड को पता लगाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था बताना? प्रोफेसर मार्शल ने। किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। नाम तो सुना ही होगा, हे मार्शल। कौन है? बिल्कुल ठीक है। बात करें अगर हम किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी फैक्टर के चेंज होने से, कौन से फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनमें से किसी भी फैक्टर के चेंज होने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ा है, डिमांड पे क्या फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ा है। लेट सपोज इनकम में 20% से चेंज हुआ है और आपकी डिमांड 60% से चेंज हो गई, तो इनकम के चेंज के कंपैरिजन में डिमांड में कितने टाइम्स चेंज हुआ है? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। बिकॉज डिमांड में 60% चेंज हुआ है और इनकम में 20% चेंज हुआ है, तो कितने टाइम्स चेंज हुआ है? 3 टाइम्स। यस और नो? और ऐसे ही बच्चों इसी के बेसिस पे, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, अब उसके अगर हम स्पेसिफिक पार्ट देखें तो वैसे तो बहुत टाइप की इलास्टिसिटी होती है, लेकिन मेनली यहाँ पे मैंने कितने टाइप की लिखी है? 3 टाइप की। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलती है कि जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उनके प्राइस में चेंज होने से, है ना, जैसे टी और कॉफी अगर मैं ले लूं, तो टी के प्राइस में चेंज होने से कॉफी की डिमांड में कितना चेंज हुआ, इसको जब हम निकालते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। इसमें मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन में कुछ आएगा यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसमें से भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, बिकॉज हमें ये नहीं पढ़ना कि केवल एग्जाम में क्या आएगा, हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन वो चीजें भी देख रहे हैं साथ में कि ज्यादा चीजें क्या आ सकती है, तो उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना टाइम्स चेंज होगा, ये होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर हम बात करें बच्चों किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये मेन टॉपिक है। ऐसा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना टाइम चेंज आया, कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। और ईडी को हम डिनोट करते किससे, मतलब इलास्टिसिटी को किससे, मैंने आंसर ही बोल दिया, इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते किससे, ईडी से। yes or no? और ईडी का फॉर्मूला भी हमने डेवलप किया था बच्चों, ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। माइनस क्यों लगा रहे हैं? ये शो करने के लिए कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। yes or no? अच्छा, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी किसकी, इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही ज्यादा चेंज होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी किसकी, इलास्टिसिटी की, उतना ही कम चेंज होगा किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं बच्चों इसमें किसकी, परसेंटेज मेथड की, किसकी बात करते हैं, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सबसे ज्यादा बेसिक मेथड है और पॉपुलर मेथड है, और वही एल्फ्रेड मार्शल ने ये मेथड दिया है। इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोपोर्शन ही तो बना रहे हैं ना, रेशियो। ठीक है ना, परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या बोलता है
जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है वही परसेंटेज मेथड की क्या है, डेफिनेशन है। वो क्या बोल रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के रेस्पेक्ट में। और ये इसका फॉर्मूला है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसी से बच्चों हमने ये फॉर्मूला निकाला था। आज तो मैं यहाँ पे अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन में डेरिवेशन तो क्या ही करके दिखाऊंगा, ना ही वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है ना। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि वो आया कहां से, वो फॉर्मूला है ना। तो ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बदतमीजी मत दिखाना, है ना। ये आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा। बात समझ में आ रही है, अच्छे खासे मार्क्स देके जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल देख लेना। हाँ, तो ये फ्री फंड के कुछ है नहीं है इसमें, है ना। डरने की, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी हमने इसके किए हुए हैं। तो ईडी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी हाँ सही तो बोल रहा हूँ, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अच्छा, डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं अपन लोग, Q1 माइनस Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। बच्चों आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें नोटेशन कुछ भी हो सकती है। वो Q1 ना बोले से Q बोले, ओल्ड क्वांटिटी को Q0 बोले, उसमें मत उलझना। और बता रहा हूँ कि इधर उधर से मतलब कभी सोचो कि चलो इस बुक में से भी कर ले, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने आपके माइंड में फिट किया, नोट्स मत चेंज करना। नोट्स चेंज करोगे तो खता खाओगे, ठीक है ना। नोट्स जो आपने पढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स पढ़ो। आपने अगर कोई और नोट्स पढ़े हैं, अगर आप वो पढ़ते हो तो वही पढ़ना, फिर मेरे मत पढ़ना। बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चेंज मत करना, क्योंकि अलग अलग जगह देखोगे तो आप वो, जैसे स्टैट्स में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। स्टैट्स में नोटेशन ही अलग अलग चल रही होती है, बुक में पता नहीं क्या क्या इतना बड़ा, ये पता नहीं पूरा माहौल बना करके पूरा फॉर्मूला लिखा होता है। बच्चा पहले ही फॉर्मूले को देख के घबरा जाता है ये है क्या, ठीक है ना। बाकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो अपन लोग डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस क्यू, यानी कि न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। सेम एज प्राइस भी ऐसे निकालते हैं हम, जो प्राइस में चेंज होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी, माने न्यू प्राइस माइनस, घबराना मत, चाहे भले ही वो माइनस में आओ चाहे वो प्लस में आओ, लेकिन करना किस में ही, हमें न्यू में से ओल्ड घटाना है, ठीक है ना। और ये बात भी तय है, अगर डेल्टा पी माइनस में आएगा तो डेल्टा क्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में। और अगर डेल्टा क्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो डेल्टा पी किस में आएगा, बिकॉज नेगेटिव रिलेशन होता है ना। और एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस हम फॉर्मूले में लेके चलते हैं वो डिपिक्ट करने के लिए कि नेगेटिव रिलेशन है, तो एक माइनस होएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और पी और क्यू क्या है, पी क्या है बोलो, ओरिजिनल प्राइस, और क्यू क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ये सारे क्वेश्चन है। देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया सा भी लगवा देता हूँ। बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन में क्या है, बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने दोनों की परसेंटेज दी है आपको। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दी है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे सीधा, ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, नीचे में प्राइस आता है लाला जी, कभी क्वांटिटी डिमांडेड ठोक के आओ उसमें नीचे, ठीक है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर और प्राइस नीचे, बिकॉज प्राइस के कंपैरिजन में ही हम चेंज देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना टाइम चेंज हुआ है। सिंपल आंसर आ जाएगा। ये तो है बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन। फिर आएंगे बच्चों बेसिक क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस इतने से इतना हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड इतने से इतनी हो गई। आपको डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है, पी और क्यू आपके पास है, ये लगाओ फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू। फाइनली इधर रखोगे आंसर ऐसे मक्खन मलाई आंसर, इधर क्वेश्चन इधर आंसर, इधर क्वेश्चन इधर आंसर। प्रेजेंटेशन का खासा ध्यान देना, जैसे प्रेजेंटेशन कराई थी। यस और नो। टू और बाय का ध्यान रखना। टू का मतलब होता है, जैसे वो बोलता है प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹10 टू ₹15, यानी कि इसका मतलब है कि 10 से कितने हो गए, 15 हो गए। लेकिन अगर वो बोलता है कि प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹5, तो मतलब 5 रुपए से बढ़ गए, यानी कि सीधा सीधा किसकी वैल्यू दी है उसने, डेल्टा पी की वैल्यू दी है। समझ में आ रही है। मान लिया पुराने प्राइस 10 थे, उन्होंने कहा कि प्राइस 5 से बढ़ गए बाय ₹5, तो नए कितने हो गए होंगे, 15, बिकॉज पुराने वाले कितने थे 10, और अभी चेंज कितने से हो गया 5, तो नए वाला कितना हो गया 15। यस और नो। तो ऐसे कर सकते हो। इसी के साथ साथ बच्चों ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ऐसे टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए कि देखो जैसे टेबल में क्या है, वो बोल रहा है कि ईडी निकालो जब प्राइस 3 से कितना हो जाए 5,
तो अपने को केवल किसको ही फोकस करना है, 3 प्राइस को और 5 को, बाकी सबको भूल जाओ। तो बस ये वैसे सॉल्व हो जाएगा। टू एंड बाय टाइप क्वेश्चन ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि टू कैसे यूज करना है और बाय को कैसे यूज करना है। ये हो गई बच्चों। नेक्स्ट है मिसिंग फिगर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से आपको देखने मिल सकता है मिसिंग फिगर में से, ठीक है ना। कुछ नहीं है बच्चों यार, वो एक ही चीज तो मिसिंग है इस बार। अभी तक तो क्या कर रहे थे, ईडी को हम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। इस बार वो ईडी दे के रखेगा और आपको या तो पी पूछेगा या तो क्यू पूछेगा या तो P1 पूछेगा या तो Q1 पूछेगा। आपको करना वैसे ही है, बस एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि आपको अगर उसने ईडी के साथ माइनस नहीं लगा के दिया है ना, तो फॉर्मूले में आप माइनस लेके चलोगे। और अगर उसने माइनस ऑलरेडी दे रखा है लगा करके तो अलग से नहीं लगाओगे। कहने का मतलब है वो हम लिखते हैं ना ईडी इज इक्वल टू माइनस, है ना, वो बस एक ही लिखना है। अगर उसने दिया है तो नहीं लिखना है, तो उसने ऑलरेडी दे दिया ना, और नहीं दिया उसने ईडी में तो लिख के चलना है। अच्छा मसूद, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है, अंदर वाला वो फ्रैक्शन चाहे माइनस आए या नहीं आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो तो प्रॉपर कैलकुलेशन पहले ही पता पड़ जाना चाहिए। मान लिया उसने प्राइस पूछा तुम्हारे से कि P1 बताओ या P बताओ, तुम्हारा प्राइस माइनस में आ रहा है या क्वांटिटी माइनस में आ रही है, तो समझ जाना गलत है तुम्हारा आंसर। समझ में आ रही है, बिकॉज प्राइस कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकते, क्वांटिटी माइनस में हो ही नहीं सकती, और तुमने मिस्टेक कहाँ पे की होगी, वो माइनस प्लस में ही, ठीक है ना। बस उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करके देख लेना एक बार, कि एक दो क्वेश्चन करके देख लेना कि कैसे हो रहे हैं, चल कैसे रहे हैं। है कुछ नहीं है उसमें, सिंपल। अगर ईडी में उसने ईडी के साथ ईडी की वैल्यू के साथ माइनस लगा के दिया है तो उसे एज इट इज लिख लेंगे, अलग से नहीं लगाएंगे वो, ठीक है ना। जो फॉर्मूले में होता है एक ही लेके चलना है, और अगर नहीं दिया है तो लगाएंगे, एक लेके चलना है बस। अंदर वाला फ्रैक्शन जैसे है वो वैसे ही रहेगा। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट है ये फायर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, फायर क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी गेट्स डबल, प्राइस अगर क्या हो जाए, डबल हो जाए। अपने मन से मान लो, अपने मन से मान लो कि प्राइस मान लिया 100 थे तो डबल हो गए तो 200 हो गए। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 100 थी 50 हो गई। एक्स वाई भी करके मान सकते हैं, आपने भी माना था, आपने किया था, वैसे कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट ईडी फॉर अ कमोडिटी इफ द प्राइस इंक्रीज बाय 25%। प्राइस कितने से इंक्रीज होगी, 25% से, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई 150 से 120, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हसद इतना खिला सकता है आपको। इसमें क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं है यार इसमें। इसमें इसने ना जो दो फॉर्मूले है ना अपने, एक डेटा तो दिया ऊपर वाले का, एक डेटा दिया नीचे वाले का, तो आप क्या कर लो, इसे सिंपल वाले में कन्वर्ट कर लो। उसने बोला कि प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, 25%, तो वो तो सही है, वो तो परसेंटेज दे ही रखी है। नीचे वाले को भी किसमें कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। भाई 150 से कितना हो गया, 120 क्वांटिटी हो गई। कितने का चेंज आया क्वांटिटी में, क्वांटिटी में 30 का चेंज आया, कितने पे, 150 पे। तो 30 का चेंज कितने पे, 150 पे, इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। और 20% ये माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। आप फॉर्मूला क्या लेके चलोगे, ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो कितना आया, माइनस, तो एक तो फॉर्मूला में है, और यहाँ पे कितना आया, -20, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड बाय उसने ऊपर दे रखा है 25, डिवाइड बाय क्या करोगे 25, तो 20/25 आ जाएगा। हाँ बोलो ना, बस सॉल्व कर लोगे आप इसे, और फाइनली आपकी ईडी आ जाएगी। इस तरीके की क्वेश्चन है ये वाले। कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट है बच्चों डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन है, और मैंने आपको एक टाइमलाइन पे शो करके दिखाया था कि ईडी कहां से चालू होती है, 0 से चालू होती है, और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। बात समझ में आ रही है। इसमें से एमसीक्यू देखने मिलेंगे आपको, कि जैसे ये बता दो कि ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कौन सी मार्केट में होती है। हाँ मतलब इसका ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि उसका डायग्राम बना के दिखा दो, है ना। जो वो होता है आपका ग्रेटर देन 1 होता है, या इनफाइनाइट होती है, वो बना दो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक एक नंबर के तो आ ही सकते हैं। जैसे मैं अभी क्या बोल रहा था कि इनफाइनाइट, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कौन सी मार्केट में होती है, तो याद रखना बच्चों, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। किस में होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। मैं तो 1 बाय 1 अभी सारा ही कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। बच्चों 5 डिग्री होती है किसकी, इलास्टिसिटी की। कितनी डिग्री होती है, 5 डिग्री, ठीक है। पहला परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि 0 और इनफाइनाइट कवर कर ली। अब इनके बीच की देखो, बीच, बिल्कुल बीच में, मिडिल में कौन रहेगी, 1।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और एक रहेगी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, एक रहेगी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि मैं अगर शुरू से बात करूं तो 0, इनफाइनाइट, 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ये 5 डिग्री होती है। ठीक है, अभी याद करो आप, ईडी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा तुम देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो, ईडी 0 कब होएगी, तुम सोचो, ये फ्रैक्शन को 0 करना है, कब होएगा, जब ऊपर वाला 0 होएगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, किसके चेंज होने से, यही तो क्या है, यही तो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। whenever there is no any change in the quantity demanded due to the change in price, then the elasticity is said to be perfectly inelastic demand। और इस केस में ईडी 0 होती है, और इसका कर्व कैसा होता है बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो पहले यहीं पे आ जाओ लोग, देखो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये रहा इसका डायग्राम, कोई शक। अगर बात करें किसकी बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो इस केस में इनफाइनाइट होती है, क्या होती है, कौन होती है इनफाइनाइट, ईडी। इसका मतलब, अच्छा इनफाइनाइट कब होगी, जब वो वाले फ्रैक्शन में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, 0, यानी कि प्राइस में तो कोई भी चेंज ना हो रहा हो, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो इसको देखो कैसे बोल रहा है कि ईडी इनफाइनाइट होगी, ईडी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, जब कोई भी चेंज ना हो किसमें, प्राइस में, और केवल चेंज हो किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। और इस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, जो डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ऐसा होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, होमोजीनियस, एक जैसे शेप में, साइज में, कलर में, प्राइस में, डिजाइन में, फीचर्स में, सब कुछ एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट करती नहीं है, इमेजिनेशन में होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर तुमने थोड़ा सा भी प्राइस में क्या किया ना, चेंज किया, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, आप बता नहीं सकते, है ना, 0 हो सकती है, तभी तो क्या होती है वो इनफाइनाइट, कि कितना भी चेंज हो सकता है, बता नहीं सकते, दैट्स व्हाई तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। बात समझ में आ रही है, ये सारा कुछ हो गया बच्चों, ये इसका डायग्राम टेबल, ये नोट में भी बता दिया मैंने कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ईडी इनफाइनाइट होती है। फिर बच्चों हमने क्या किया था, एक मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन और कराई थी कि ईडी का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में, समझो अगर रुलाना चाहते हैं ना, वैसे मुझे नहीं लगता ये आएगा, आएगा ही नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाया पढ़ाया भी नहीं होगा, आई थिंक ये नहीं पढ़ाया ना, आएगा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये आया ना तो समझो बच्चे फैल के पढ़ेंगे, है ना, रो के जाएंगे, लेट लेट के जाएंगे, नागिन डांस करते हुए पूरा, मैं नागिन नागिन ऐसे करके ठीक है। तो देखो हमने ईडी का फॉर्मूला फिर भी यहाँ पे ड्रॉ किया था, किसकी टर्म्स में, स्लोप की टर्म्स में, और वो कैसे निकाला था हमने, ईडी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यानी कि पी अपॉन क्यू। बस इसको इतना ही समझो, ज्यादा मैं आपको क्या नहीं करता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं करता हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्या है, जब जितना चेंज किस में हुआ हो, प्राइस में, उतना ही चेंज किस में हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में, तो ये क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, क्या होती है। और इस केस में बच्चों क्या होता है, जो, हाँ, आपका जो क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा होता है, और ईडी इज इक्वल टू 1 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक खास बात ये होती है कि उस पे आप किसी भी पॉइंट से उसके नीचे में वो बनाओगे ना आप रेक्टेंगल, उन सबका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। अब आज मेरे से ये तो मत पूछना कि वो कैसे क्यों होता है, वो सारी चीजें मैं आपको मेन बैच में बता चुका हूँ, आज तो जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये रहा बच्चों, जितना चेंज किस में होगा, प्राइस में, उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लेस इलास्टिक डिमांड, जिसको इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। सिंपली ये कब होएगी, 1 से कम कब होएगी, मतलब इस केस में ईडी 1 से कम होती है, वो कब होएगी, जब न्यूमरेटर कम हो और डेनोमिनेटर ज्यादा हो, यानी कि व्हेनेवर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी सेड टू बी, बोलो ना, इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, या इसे लेस इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस केस में कर्व कैसा होता है बच्चों, स्टीपर, कैसा होता है, स्टीपर होता है, और इसका स्लोप ज्यादा किसकी ओर होता है, वाई एक्सिस की ओर।
ये रहा बच्चों, इसमें प्राइस में 50% चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में केवल कितना ही चेंज हुआ है, 20% चेंज हुआ है, तो अपनी लेस देन 1 आ जाएगी। ये रहा इसका स्टीपर डायग्राम। प्राइस में देखो आप क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज हो रहा है। बात कर रहे हैं अगर मोर इलास्टिक डिमांड की, तो इसको इलास्टिक डिमांड भी बोला जाता है। ये कब होएगा, whenever percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price, तो इस केस में मोर इलास्टिक डिमांड रहेगी। yes or no? और ईडी रहती है ग्रेटर देन 1। कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर, किसकी ओर, एक्स एक्सिस की ओर, है ना, ऐसे दिल खो गया, किसकी ओर, तेरी ओर, मतलब एक्स, वो बोल रहा है ना किसकी, एक्स एक्सिस की ओर। ये देखो ना यहाँ पे प्राइस में तो इतना सा चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में इतना ज्यादा चेंज हुआ है, वैसा। yes or no? आगे, more is the elasticity, flatter is the demand curve and less is the elasticity, steeper is the demand curve। वो डायग्राम सामने बना हुआ है, ऊपर भी बता दिया मैंने। 5 डिग्री बता सकते हो, 0, इनफाइनाइट, 1, लेस देन 1, मोर देन, ग्रेटर देन 1। कोई डाउट तो नहीं है, छोड़ के मत आना। नेक्स्ट, फाइनली, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट चल रहा है, बहुत अच्छा रन रेट चल रहा है, इससे तेज स्पीड से नहीं कर सकते हम। एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं रिवीजन में, दूसरा ये बहुत मतलब मुश्किल से, मेरे ख्याल अभी कितना टाइम हुआ है, 20 ही मिनट हुई है, और हमने इसमें न्यूमेरिकल भी सारे बेसिक के तौर पर देख लिए। तो अगले 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आपकी फरमाइश पे, वैसे तो वो सीबीएसई ने हटा चुका, कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन उसको फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसी के बाद एक दूसरा मतलब दूसरी क्लास क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। फिलहाल ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनसे जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है बच्चों, अफेक्ट हो जाती है। नाम तो सुना ही होगा, नेल पेंट, ठीक है ना, अच्छे से नेल पेंट। चलो बच्चे अपने अपने नेल्स देख रहे हैं। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ कॉमोडिटी कितने टाइप का हो सकता है, 3। कौन कौन, 3। एक तो नेसेसिटी, दूसरा लग्जरीज, और तीसरा, तीसरा बोलो कंफर्ट गुड्स, ठीक है ना। मेरे को जाते जाते एक चीज और याद दिलाना बच्चों, वो एडिशनली बताऊंगा आपको। एक बार मैंने आपको कॉन्स्पिकस गुड्स के बारे में पूछा था ना, है ना, उसके मैंने नोट्स भी अमेंड किए, आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। अब जाते जाते मेरे को याद दिलाना। फिलहाल बात करते हैं नेसेसिटीज के केस में। मेरे को ये बताओ कि नेसेसिटीज के केस में आप क्या जो कंजप्शन है प्राइस के चेंज होने से उसे कम ज्यादा कर सकते हो, नहीं, जितना चाहिए तो चाहिए ही है। तो नेसेसिटीज के केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है, या तो परफेक्टली इनइलास्टिक, या तो ज्यादा से ज्यादा लेस इलास्टिक। समझ में आई। कंफर्ट के केस में, लग्जरीज के केस में क्या होता है, लग्जरीज के केस में क्या होता है, इनके प्राइस चेंज हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मरे कोई जा रहे हैं, ले लेंगे फिर। तो मोर इलास्टिक होती क्या होती है, मोर इलास्टिक, ठीक है ना। जैसे आपके जो कॉस्टली फर्नीचर हो गए, है ना, महंगे कपड़े हो गए, एसीज वगैरह हो गए, वो टाइप में। नेक्स्ट है बच्चों कंफर्ट गुड्स। क्या है, कंफर्ट गुड्स डेली लाइफ में यूज होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इनकी इलास्टिसिटी ना तो बहुत ज्यादा होती है, मॉडरेट होती है, 1 के आसपास रहती है, 1 के आसपास। बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी इनकी नहीं होती, बिकॉज ये डेली लाइफ में, डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट है। ना ही तो ये हमारी नेसेसिटी है और ना ही ये लग्जरीज है, कंफर्ट गुड्स है, बस हमें आराम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा नेक्स्ट है बच्चों, ये तो नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट शिवांशी अवेलेबल है ना, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो आप मेरे को बताओ उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। बिकॉज हमने प्राइस में चेंज किया तो लोग किस पे स्विच कर जाएंगे, उसके सब्सटीट्यूट पे, क्योंकि ऑप्शन है ना। लेकिन लाला जी अगर ऑप्शन नहीं है, अगर कोई ऑप्शन, राजी नहीं तो गैर राजी, यूज तो किसे करना पड़ेगा, उसे ही करना पड़ेगा, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे प्राइस कम हो। हाँ बोलो ना। तो इस केस में इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, लेस। कैसी इलास्टिसिटी रहेगी, लेस इलास्टिसिटी, ठीक है ना। ऐसा बच्चों मतलब एक टाइप से मोनोपोली के केस में होता है। मोनोपोली समझते हो क्या होती है, मोनोपोली नहीं समझते। मोनोपोली, मोनोपोली होती है कि जब एक ही तो सेलर हो, कौन हो, और वो प्रोडक्ट भी यूनिक बेच रहा होता है। हाँ बोलो ना, एक ही तो सेलर हो और वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उस केस में बताओ कस्टमर कहीं जाएगा क्या, कहीं नहीं जाएगा ना।
अरे वही तो बेचने वाला है, और वो प्रोडक्ट भी कैसा बेच रहा है, यूनिक, है ना, दुनिया जान में कहीं पे भी घूम लेना और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो उस केस में बताओ, अगर वो प्राइस कम ज्यादा होंगे तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज होगा, नहीं, तो लेस इलास्टिक क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। तो फाइनली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, नहीं है तो लेस इलास्टिक। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट है बच्चों इनकम लेवल। याद है आपको, अंबानी जी का एग्जांपल लिया था हमने, टमाटर का एग्जांपल लिया था। अंबानी जी को कोई फर्क पड़ता है क्या कि टमाटर के रेट 1000 रुपए किलो भी हो जाए, 2000 रुपए किलो भी हो जाए, हाँ बोलो ना। तो अमीरों के लिए इलास्टिसिटी कैसी होती है, लेस इलास्टिक, लेकिन गरीबों के लिए कैसी होती है, बिकॉज उनको प्राइस के चेंज होने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सुनो, हाँ बोलो ना। नेक्स्ट है बच्चों लेवल ऑफ प्राइस। जो सस्ते गुड्स होते हैं, सस्ते मतलब सस्ते भी नहीं बोल सकते, लेवल ऑफ प्राइस मतलब 2 4 5 10 रुपए के प्रोडक्ट है ना, जैसे नीडल हो गई, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, और छोटी छोटी डेली यूज की आइटम्स है। तो इनकी इलास्टिसिटी कैसी रहती है, कम, मतलब जीरो भी हो सकती है और कम रहती है। हमें ना ऐसे बताना है कि लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक, सेफर साइड खेलनी है कि लेस इलास्टिक या मोर इलास्टिक। तो बताओ लेस इलास्टिक होगी मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक 2 4 5 रुपए की तो चीज है, 1 रुपए की चीज अगर 2 रुपए की भी आने लगेगी, वैसे तो 100% चेंज हुआ प्राइस में, तुम बोलोगे कौन काहे के चक्कर में पड़ रहे हो, है ना, तो उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए की चीज है, कोई 2 लाख की, 5 लाख की चीज है ना, और उसके प्राइस चेंज हो, समझो ना, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ज्यादा है। 5 लाख की चीज अगर कितने की हो जाएगी, 5.5 लाख की हो जाएगी, 10% चेंज हुआ है प्राइस में, कितना चेंज हुआ है, तो आप उसको लेने ना लेने का जो डिसीजन है वो आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 1 रुपए की चीज है, उसमें 100% भी चेंज हो जाए तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो महंगी चीजें होती है, जिनका प्राइस ज्यादा होता है, उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जिनका प्राइस कम होता है उनकी इलास्टिसिटी कम होती है। नेक्स्ट है बच्चों पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ऐसे प्रोडक्ट जिनके यूज को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और जिनको पोस्टपोन नहीं कर सकते तो नेसेसिटी होगी, तो उनकी क्या रहेगी, लेस इलास्टिक डिमांड रहेगी। ठीक है ना, जैसे कि इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कोविड की वैक्सीन हो गई, है ना, लाइफ सेविंग ड्रग है, तो इसको क्या है, कोई बात नहीं लगवा लेंगे बाद में, ऐसे कोई ना होगा, अभी महंगी है तो बाद में लगवा लेंगे, अभी मर तो तू अभी रहा है, बाद में कब लगवाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों हैबिट। क्या है, कोई इंसान अगर किसी का यूज टू हो चुका होता है तो फिर क्या होता है, अरे तुम ऐसे क्यों हंसते हो इस हेडिंग पे, कोई चलो छोड़ो, दूसरे शब्द बोलता हूँ, तुम तो नालायक हो, पता नहीं उधर उधर की सोचते हो। कोई इंसान अगर किसी प्रोडक्ट का यूज हो चुका होता है, तो अब बताओ, मतलब हैबिचुअल हो चुका होता है, तो बोलो ना उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस इलास्टिक। और अगर हमें नहीं लगी लत, कोई बात नहीं, ये नहीं मिला तो दूसरा यूज कर लेंगे, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा। वो है ना, वो एक लड़की बोलती है कि मैं नहीं तो कौन बे, बोलते हैं ना गाना कुछ करके रैप करके, है ना कुछ, मैं नहीं तो कौन बे, तो हम भी बोल देंगे हमें लत कोई ना लगी है। ठीक है ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, तो वैसा बिकॉज हम यूज टू नहीं है। समझा क्या आपको। यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट अल्कोहल वगैरह पे, या जो नारकोटिक्स है, हेम्प है, इन पे टैक्स बढ़ाई जा रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो इनकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इनकी डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज लोग क्या हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, दैट्स वाई प्राइस भी बढ़ रहे हैं, इन पे टैक्स भी गवर्नमेंट ज्यादा लगा रही है, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो जिनके लोग यूज टू हो चुके होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, और जिनके यूज टू नहीं होते उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है बच्चों शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। हम 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, 1 लाख रुपए में से कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनके ऊपर 10 15 20 रुपए खर्च करते हैं, 100 200 300 500 खर्च करते हैं, और एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर हम 80 90 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। उनके अगर प्राइस चेंज होंगे तो उनको लेने ना लेने का डिसीजन चेंज हो जाएगा। ये तो 2 4 5 10 रुपए के प्रोडक्ट है, इनको तो ऐसे ही चलते चलते भी ले लेंगे, हाँ बोलो ना, तो इनकी इलास्टिसिटी कम होती है। जिनके ऊपर हमने एक छोटा पोर्शन खर्च किया होता है अपनी इनकम का, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, और जिनके ऊपर हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है बच्चों नंबर ऑफ यूज। अगर नंबर ऑफ यूज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। बिकॉज अगर उसके प्राइस में क्या होंगे, चेंज होंगे, तो उनके यूज कम ज्यादा होंगे, उनके यूज क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे। मतलब लेट सपोज प्राइस ज्यादा होगी और एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज थे,
तो अब उसके प्राइस ज्यादा होंगे तो उसके यूज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन किसी प्रोडक्ट का कोई ज्यादा यूज ही नहीं है, एक दो यूज में आता है वो, ठीक है ना, तो उसकी इलास्टिसिटी इन कंपैरेटिव मतलब कंपैरेटिवली क्या रहेगी, कम रहेगी। सेफ और नो। नेक्स्ट है बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट वैसे भी देख लो आप, क्योंकि लास्ट वाली जब हमने रिकॉर्डिंग करी थी तो उस टाइम पे हमारी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो टाइम पीरियड बच्चों जो शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड, बिकॉज अब तो तुम थोड़ा समझ भी पाओगे, शॉर्ट पीरियड में आप अपने जो कंजप्शन पैटर्न है वो चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे, एक बार बढ़ गए, दो बार बढ़ गए, तो हम सोचो चल कोई बात नहीं, बढ़ गए होंगे, इसी को ले ले। तो शॉर्ट टर्म में बच्चों जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस होती है, लेकिन प्राइस बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे, ए कोई दूसरा देखना, ठीक है ना, इसमें जमता नहीं है अब, ठीक है ना, कोई दूसरा देखो ऑप्शन। समझेगा आपको कि लॉन्ग टर्म में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी कम होती है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, फिनिश, ठीक है। और अभी बस जस्ट मैं इसके बाद ही एक टॉपिक और समझा रहा हूँ आपको, इसी चैप्टर का है, कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसकी रिकॉर्डिंग में अलग कर रहा हूँ, अलग से समझा रहा हूँ, इसमें इतना ही करते हैं।